नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी से जिस तरीके से चक्रवाती तूफान मोंथा का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और राजधानी लखनऊ में सुबह से ही या यूं कहें कि रात से ही रिमझिम बारिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चेतावनी है, भारी बारिश की चेतावनी है और इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अयोध्या में, वाराणसी में भारी बारिश हो रही है। रुक-रुक करके वहां पर बारिश हो रही है और 31 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कहीं न कहीं जो राहत है वो 1 नवंबर के करीब या 1 नवंबर के बाद से मिलेगी। तो कहीं न कहीं जो तूफान मोंथा है उसका असर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है और साफ तौर पर कहीं न कहीं इसकी वजह से जो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको जरूर राहत मिली है। जो फूल पत्ते या फिर पौधे थे जिन पेड़ों पर धूल जमा हुई थी वो जरूर हटी है और कहीं ना कहीं तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 6 से 8 न्यूनतम जो तापमान है डिग्री वो लगातार यहाँ पर गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर लखनऊ वासियों के लिए है। लेकिन जो मोंथा का असर है, जो तूफान है, चक्रवाती तूफान, उसका असर कहीं ना कहीं पूरी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और भारी बारिश के आसार वहां पर जताए जा रहे हैं। एक खबर आपको बता दें, बड़ी दुखद और दिल दहला देने वाली घटना कल बहराइच में घटित हुई है, जहां पर एक नाव 22 लोग जिसमें सवार थे, वो नाव बीच नदी में पलट गई, जिसकी वजह से वहां पर अभी भी 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं और एक मौत की पुष्टि हुई है। एसएसबी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रात भर जुटी हुई थी। आईजी कमिश्नर वहां पर मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत भी की थी। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है, क्योंकि नदी में सवार होकर के जो तमाम लोग थे वो अपने गांव जा रहे थे और बीच मझधार में फंस करके उनकी नाव पलट गई, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी दिल दहला देने वाली घटना थी और कहीं ना कहीं झकझोर कर रख दिया है पूरे उत्तर प्रदेश को। क्योंकि आज भी बहराइच में जिस कदर से लोग अपने घर को जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं और आज वही नाव लोगों की जिंदगी के लिए काल बन गई, वो अपने घर लौट नहीं पाए। गनीमत रही कि उस नाव में 22 लोग सवार थे। कुछ लोगों ने तैर करके अपनी जान बचाई और कुछ लोगों को वहां के ग्रामीणों ने बचाया। लेकिन अभी भी 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो बड़ा हादसा बहराइच में हुआ है। इस पूरी खबर पे अपडेट लेंगे। हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं सरफराज। सरफराज बताएंगे कि क्या कैसे ये पूरी घटना घटित हुई है और कैसे वहां पर इस तरीके का ये हादसा हुआ है, कितने लोग अभी भी जो नाव में सवार थे अभी भी लापता है। सरफराज, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि किस तरीके से हादसा हुआ और कौन सी नदी पड़ती है जहां पर इस तरीके का हादसा हुआ है? जी, अखंड जी आपको बता दें बहराइच के कोडियाला नदी का मामला है ये, जिसमें 22 लोग सवार थे और इनका रोज़मर्रा का मतलब इनके जो गाँव से सुजौली सुजौली से गाँव पड़ता है, भारत का लास्ट बॉर्डर है ये, जिससे ये लोग अपना दिनचर्या का काम लोग जाते हैं, अपने कामों पे भी जाते हैं, बाज़ार भी करते हैं, तो इनका डेली का रूटीन है नाव से जाना। कल ये अचानक बहुत बड़ी जो दुर्घटना हुई है, तो जो बताया जा रहा है कि जो पानी का बहाव था बहुत तेज था। पानी के बहाव में जो लकड़ी बह के आई उस वजह से वो नाव पलटी है। नाव पलटने में 22 लोग जो सवार थे सभी लोग नाव पलटने में नदी में समा गए और जिसमें एक वृद्ध महिला जो 60 वर्ष की थी रमजैया उसकी लाश मिली है और उसमें बच्चे भी सवार थे। ग्रामीणों का जो कहना है कि कम से कम उसमें 5 से 6 बच्चे थे, जो अभी भी कई लाश नहीं मिल पाई है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम और हमारे देवीपाटन के मंडल के अधिकारी और आला अधिकारी मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब आगे देखते हैं क्योंकि रात की जो घटना थी तो अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था और आला अधिकारियों का ये कहना है कि पूरा कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशन होगा चाहे 1 दिन लगे या 2 दिन लगे। जी। सरफराज, सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी घटना घट जाती है और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करते हैं। लेकिन क्या जी। जो संख्या है, कितने लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं? क्योंकि 22 लोग कुल उस नाव में सवार थे जब नाव पलटी थी। कुछ लोगों ने तैर करके अपनी जान बचाई, कुछ ग्रामीणों की मदद से बाहर निकल पाए। तो ऐसे में अभी भी जानकारी मिल पा रही कि 8 लोग लापता है। तो क्या सही संख्या है 8 लोगों की जो अभी भी इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं? जी, जी, आपको बता दें अभी भी 8 लोगों की रेस्क्यू जारी है, जो अभी उनकी लाश नहीं मिल पाई है। क्योंकि ये देखा जाए तो ये जो कौडिया नदी है, ये आपका कैलाशपुरी से मिली हुई है। तो अब देखते हैं कि अब एनडीआरएफ और आला अधिकारी अपने मौके पे लगे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
और आगे जो भी जानकारी होगी वो मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। जी। क्या सरफराज, क्या कोई मुआवजे की कोई खबर निकल करके सामने आ रही है, किसी तरीके की कोई मुआवजे का ऐलान है? क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी घटना घटित हुई है बहराइच में, और जो लोग, जैसा कि आप बता रहे, रोजमर्रा के कामों के लिए रोज अपने घर वापस लौटने के लिए इसी तरीके से नाव का सहारा लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से काल बन करके ये नाव आई है और कहीं ना कहीं बीच मझधार में फंस गई, और करीब 5 बच्चे जिसमें सवार थे, ऐसी जानकारी जो आप भी बता रहे हैं, तो कहीं ना जी, जी। कहीं एक बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी है लोगों को, जो 2-4 रोज होना पड़ता है अपने घर वापस जाने के लिए। तो क्या इस घटना के बाद सरकार कोई कदम, या फिर वहां की जो प्रशासनिक अमला है, जो तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, इसको ध्यान में रखते हुए क्या कोई औपचारिक, क्या कोई कदम उठाने की बात कर रहे थे? नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि किसी से कुछ मुहैया कराया जाए। बस हमारे यूपी के जो योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने संज्ञान लिए और अधिकारियों को लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बोला गया है। बिल्कुल जी। नजर बनाए रखिएगा सरफराज, इस तमाम, ये बहुत बड़ी खबर जी। है क्योंकि एक बड़ी तादाद में लोग इस तरीके से नाव पलट जाने से एक शिकार हुए हैं, और कहीं ना कहीं अभी भी 8 लोग लापता है। तो इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए सरफराज। इंद्रवीर हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, देखिए मैं खबर के साथ अक्सर एक तस्वीर लेके आता हूँ। मेरे पास एक तस्वीर है, वो तस्वीर देखिए आप पहले, और उस तस्वीर के बाद मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली है क्या। आप तस्वीर देख के शायद समझ जाए थोड़ा बहुत। पहले तस्वीर है, वो तस्वीर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई ये नहीं होनी चाहिए थी। और लोग हैं, अभी आधे लोग हैं कि उसको उसको हम ग्यारह नहीं कहते, उसको लेके हमें बोला किसने फोन पे बात हुई। अखंड, ये तस्वीर सदर तहसील के अंतर्गत नायब तहसीलदार रमाशंकर मिश्रा की है, और ये फपक फपक के रोते नजर आ रहे हैं। कल सदर तहसील के अंतर्गत एक घटना हुई, और थाना गुरबख्शगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक आवंटित जमीन थी, जो पट्टे की आवंटित जमीन की गई थी, और कब्जा दिलाने राजस्व की टीम पहुंची थी थाना गुरबख्शगंज क्षेत्र के अंतर्गत जो आवंटित जमीन थी वहां पर। और वहां पर जिसके आवंटित जमीन को लेकर के बगल में ही एसडीएम ने जैसा बताया, एसडीएम सदर प्रफुल्ल कुमार शर्मा ने जो जानकारी दी वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि एसडीएम ने कहा कि बंजर की जमीन थी बगल में, और बंजर की जमीन को लेकर के किसी एक अन्य आदमी ने विरोध किया, और उसने बात करते करते उसने जब फोन पे किसी ये हुआ कि अच्छा ठीक है किसी से बात, तो वो बात करने को प्रॉपरली जो मैच थे उनको समझा नहीं पा रहा था कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसने अपने एडवोकेट को फोन दिया कि आप हमारे वकील साहब से बात करिए। तो वहां के लेखपाल ने कहा कि हम नहीं बात करेंगे, हमारे सक्षम अधिकारी मौके पर है, आप हमारे नायब साहब से बात करिए। तो नायब साहब ने जब बात करी तो एडवोकेट जो है उन्होंने सीधे नायब साहब को उधर से धमकियां देना शुरू कर दी, और तमाम तरीके की अभद्रता करी। अभद्रता में गाली गलौज भी है। ऐसे तमाम जो नहीं होना चाहिए, दो कानून के रखवाले, एक तो एडवोकेट और दूसरा नायब तहसीलदार राजस्व की टीम, ये भी कहीं ना कहीं कानून के ही रखवाले हैं। ये जब पहुंचे मौके पर तो ये हादसा हुआ, और ये 2 दिन पहले का हादसा था। और जब ये हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं एसडीएम प्रफुल्ल कुमार शर्मा और पूरे जिला प्रशासन जो है रायबरेली का, उसमें हड़कंप मचा। और आने वाले समय में जब जिस तरीके से बात की गई तो बात को लेकर के हड़कंप मचते ही जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार तिवारी ने अपने पूरे बार एसोसिएशन के अधिवक्ता और सेंट्रल जो बार के एसोसिएशन वो और कलेक्टिव पर्सन के जो पदाधिकारी हैं, तमाम सारे वकील एकत्रित होकर ये सभागार में जाते हैं, और जो नायब जिनके साथ घटना हुई थी उनसे बात होती है। और ये बात जब हो रही होती है तो उसका ये वीडियो है, और ये नायब बुजुर्ग है क्योंकि रिटायरमेंट में इनके बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तो ये रोना शुरू कर देते हैं। और रोते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, जब किसी के सम्मान को ठेस पहुंचती है और वो इंसान अगर इस तरीके से नहीं लड़ पाता तो कहीं ना कहीं अपने आप ऐसे आंसू निकल आते हैं। और उस तरीके की ये घटना रही, जिसको लेकर के सदर एसडीएम जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है प्रफुल्ल कुमार शर्मा, ये से डायरेक्ट आईएएस है, और इनसे जब बात हुई आईबीसी 24 की, तो इन्होंने बताया कि पूरा मामला संज्ञान में आया, और इससे जो है हमारे चैम्बर में भी एडवोकेट का पूरा अपना संगठन और जो पदाधिकारी वो भी आए थे, और बात हुई है जो एडवोकेट ने ये हरकत करी उसको बुला करके एडवोकेट जितने थे जो पदाधिकारी थे रायबरेली के, कलेक्टर के, दीवानी के, उन्होंने पैर पकड़कर नायब से माफी मांगी है। दूसरा ये जो जिस वकील ने बात कराई थी कि आप हमारे एडवोकेट साहब से बात करिए, उसको एसडीएम ने 151 के तहत जो है जेल भेजने की भी प्रक्रिया की। आगे की जो उनकी कार्रवाई है ये प्रचित है। जी अखंड।
बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए एक अधिकारी अपने कर्तव्यों से बंधा होता है और तमाम चीजें होती है कि उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन जिस तरीके से ये तमाम लोग हैं, चाहे कोई भी हो, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, अगर उसके काम में बाधा डालने का काम करेंगे और उसे अपमानित करने का, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे, तो अपने आप में किसी के लिए भी बड़ा असहज स्थिति पैदा करने वाला होता है। शायद यही कारण है कि जो उनके आंसू हैं, वो कहीं न कहीं रोक नहीं पाए अपने आप को। तो तमाम ऐसी घटनाएँ लगातार उन अधिकारियों के साथ होती हैं, घटित होती हैं आमतौर पर, क्योंकि ऐसे मामलों में लगातार कहीं न कहीं जो पीड़ित पक्ष होता है, वो भी दबाव बनाने की कोशिश करता है और जो विरोधी पक्ष होता है, वो भी दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इस पूरी खबर से जो अधिकारियों के सामने भी होती है, कई बार इन पर सवाल खड़े होते हैं, कहा जाता है कि ये अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वाह नहीं कर रहे होते। उनके साथ पहुंचाने के लिए कई स्तर पर कई चीजें ना समझ सके। तो तमाम ऐसे मामले लगातार देखने को मिलते हैं, किस तरीके से अधिकारियों को परेशान होना पड़ता है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, लेकिन कदम होता है, चाहे वो सही हो नहीं करते, लेकिन फिलहाल हमारे संविधान में किसी को भी आजादी नहीं है कि जो इस तरीके से किसी भी अधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को इस तरीके का काम करे या उसकी आत्मा को या उसके मन को फिलहाल जो भी कार्रवाई हुई है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो कर्तव्य जो आपने कहा है, वो उसे वापस नहीं ला सकते, चाहे आप पैर पकड़ लीजिए या फिर ना कर। फिलहाल बहुत-बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपमान भी होना पड़ता है और शायद यही कारण है कि रिटायर्ड कैमरे पर रोता हुआ नजर आ रहा है, तौर पर बयां करता है कि जो लोग भी इस तरीके का काम करते हैं, उन्हें सम्मान है, उसे कम से कम ठेस ना पहुंचाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया। जी, बड़ी खबर। देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं कि 12 वर्षीय जो है कुणाल नाम का जो है लड़का है, जो कि कक्षा 5 में पढ़ता है, उसका आज अपहरण करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि कुणाल ने जिस तरीके से बताया है, गोविंद नगर थाना क्षेत्र में वो एक स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में। वो वहां से पढ़ाई करने के बाद में, छुट्टी के बाद में, जब वो घर पैदल जा रहा था, तो एक दो वैन सवार दो लोगों ने उसको बुलाया और पता पूछने के बहाने जो है उसको पहले बुलाते हैं, उसके बाद में रुमाल में जो है कुछ नशीला पदार्थ जो सुंघा करके उसको उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद में वो वैन से लेकर के उसको दूध डेयरी एक साकेत नगर में पड़ती है, जहां पर वो जा करके उस वैन को खड़ा करते हैं, और खड़ा करने के बाद में कहीं ना कहीं जो जब वो सामान लेने के लिए दोनों जो व्यक्ति एक दुकान में उतरते हैं, तो उसी वक्त कुणाल को होश आता है। कुणाल देखता है कि वो एक वैन में कहीं ना कहीं जो है पड़ा हुआ है, जिसके बाद वो उस वैन से जो है अपने आप को बचा करके भागने का प्रयास करता है, और जो वैन चालक थे, जो अपहरण करता थे, वो उसके पीछे भागते हैं। लेकिन जिस प्रकार कहीं ना कहीं जो है जो वहां पर पब्लिक थी, जब पब्लिक को अपहरणकर्ता देखते हैं, तो फिलहाल जो है वो वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज देखा गया, जिसमें से एक वैन का जो कहीं ना कहीं नंबर जो मिला, उसमें जानकारी मिल रही है कि वो वैन जो है एक बुजुर्ग चलाता है। फिलहाल भी पुलिस जो है जांच कर रही है, और जो जो नाबालिग लड़का है, जो 12 वर्षीय छात्र है, वो भागते वक्त गिर जाता है, जिसके कारण उसको कई चोटें भी आ जाती हैं मौके पर। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो अपहरण करता है, उन अपहरणकर्ताओं को जो है उनका खुलासा किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से उस वैन की जानकारी सामने आ रही है, उसमें ये साफ निकल कर गया है कि जो वैन चालक है, वो स्कूल में ही वैन चलाता है। तो अभी ये पहली है, कहीं ना कहीं जब ये खुलेगी तो खुलासा होगा कि किस तरीके से नाबालिग बच्चे की अपहरण करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि बहुत बड़ा कोई वो बहुत पैसे वाला बच्चा नहीं, जो उसके पिता है ट्रक चालक है, तो क्या गुत्थी है सामने निकल के आएगी। बिल्कुल अवनीश, इस तरीके की तमाम घटनाएं सामने आती है और वैन चालक, देखिए बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ी दुखद बात है, क्योंकि इस तरीके से वैन चालक लगातार तमाम बड़े नामी ग्रामीण स्कूलों में बच्चे को ले जाने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की पूरी घटना सामने निकल करके सामने आई है, और अभी फिलहाल अभी पुलिस पे जांच कर रही है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन प्राइवेट फसाई अगर स्टार्टिंग में देखें, प्राथमिक तौर पर देखें, तो साफ तौर पर निकल करके सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो वैन चालक है, शायद वही अपहरण करता है। क्या बच्चे से कोई बातचीत हो पाई अमरीश? उसने क्या कुछ कहा है? क्या वो जानता था उन लोगों को जिन्होंने उसका अपहरण किया, या फिर कोई बात थी, कोई आपसी रंजिश थी? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि पारिवारिक बैकग्राउंड भी, क्योंकि कानपुर व्यवसायिक नगरी है और बड़े-बड़े व्यवसायी वहां पर रहते हैं, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं इस तरीके कोई प्रोफाइल नहीं था। तो क्या आपसी रंजिश से जोड़ करके पूरा मामला देखा जा रहा है? क्या वो बच्चा पहचानने में समर्थ है या जानता है कि कौन वो व्यक्ति थे? कोई बातचीत हुई है? देखिए, जो बच्चे ने पुलिस को बताया, उस पुलिस के बयान के आधार पर ये है कि पुलिस को उसने जो बताया, ये बताया है कि 2 लोग थे जिन्होंने मुझे बुलाया, और जो है मुझसे पता पूछने लगे कहीं किसी जगह का। जब पता पूछने लगे, जब मैं पता बताने का प्रयास करने लगा, उसी दौरान उन्होंने कुछ मुझे सुंघाया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया।
लेकिन कुछ देर बाद लगभग आधे घंटे के बाद में जब वो काफी दूर लगभग 10-12 किलोमीटर दूर जाकर के एक ग्रोसरी की दुकान में कुछ सामान खरीद रहे, तो उसी वक्त जो उसको होश आया, उसने देखा कि मैं वैन में हूँ, तो वो वैन का दरवाजा खोल करके भागा। फिलहाल अभी कुछ जानकारी की बात सामने नहीं आ रही, और जो वैन चालक है उनमें से भी जो अभी ये पुलिस ने जो बयान दिया है उसके आधार पर ये निकल के आ रहा है कि जो वैन बताई जा रही है, फिलहाल वो वैन जो देखी गई है उसमें जानकारी ये हुई है कि एक बुजुर्ग इसको स्कूल में चलाता है, लेकिन ये वही वैन है या नहीं है, इस तरीके का भी कोई बात सामने नहीं आई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। आगे आने वाले समय पर जरूर पता चलेगा कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अखंड। बिल्कुल अनीश, ये पूरा जांच का विषय है और आखिरकार इस पूरे किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है और वजह क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। और कब तक निकल करके आती है सामने, तभी आएगी जब दोनों के दोनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन एक बड़ी बात है, क्योंकि एक बच्चों को अपहरण करने की नीयत से लेकर के जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे को भागते नहीं, अगर छोड़ करके भागते नहीं। अभी देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है और कितनी देर बाद उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ गए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए खबरें दो बड़ी है। खबरों की शुरुआत करते हैं तो पहले मौसम का मिजाज लगातार 2 दिनों से मौसम का मिजाज काफी चेंजेस है, और प्रतापगढ़ में जो ठंड का माहौल है वो शुरू हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि धूप नहीं खिली हुई है, आपको खुद महसूस हो रहा होगा। आप भी लखनऊ में है, आप हर वक्त फील्ड में रहते हैं, सड़क से लाइव करते हैं, लेकिन आज आप एक बंद कमरे के अंदर बैठ के लाइव कर रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है लखनऊ, प्रतापगढ़, आसपास के जिलों में भी मौसम का मिजाज काफी टेढ़ा है। इंद्रदेव काफी हमको लग रहा है कि नाराज चल रहे हैं। फिलहाल लगातार बारिश का माहौल बना हुआ है, सुबह से लेकर के शाम तक में बीच बीच में बारिश रुकती भी है और बारिश होना भी शुरू हो जाती है। और आपको बता दें कि लगातार 3 दिनों से जिस तरीके से बारिश हो रही है, धान जो किसानों ने धान बोए थे, अब उनकी कटाई का दौर शुरू हो चुका था, तो उस दौरान अब किसानों को भी कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, और एक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इंद्रदेव जी अब शांत हो जाइए और हमारी जो मेहनत हुए उस पर पानी मत फेरिए। फिलहाल मौसम का मिजाज जिस तरीके से है उस तरीके से ठंड अब जैसे ही मौसम बरसात बंद होगी, ठंड भी काफी तेज से होगी। दूसरी बड़ी खबर पे आते हैं। कल एक बहुत ही बड़ी खबर हो गई थी। एक युवती है, 19 से 20 साल की थी। उसने पहले अपने हाथ का नस काटने का प्रयास किया, और जब उसमें असफल रही तो उसने कोई नशीला पदार्थ उसने खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत का कारण जो निकल के सामने आया, उसके हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। मेहंदी में साफ तौर पे एक नाम लिखा हुआ था। युवती का पहला नाम था लड़के का, और दूसरा नाम युवती का, और उसके ऊपर हार्ट का निशान बना हुआ था। अ, नाम जो लिखा था मारूफ नाम था, और जो युवती का नाम था वो साफ तौर पे प्रदर्शित कर रहा था। अब जब पूरा मामला सामने आया और मीडिया के सामने आया, पहले तो युवती को प्रतापगढ़ के रामपुर खास के लालगंज तहसील के अंतर्गत ट्रामा सेंटर ले जाया गया। वहां से हालत नाजुक दिखी तो उसे जो है प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मुश्किल से आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर जब यहाँ पे पहुंची है युवती को, तकरीबन 98% चांसेस कम हो चुके थे युवती के जिंदा बचने को लेकर के। और उसके बाद यहाँ पे सीपीआर भी दिया जाता है, और सीपीआर के माध्यम से भी युवती की जान नहीं बचाई जाती है, नहीं बच सकती है। और उसके बाद जब उसके पिता से बात की जाती है तो साफ तौर पे एक युवक मारूफ, जिसका नाम उर्फ परवेज बताया जा रहा है, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि पुलिस के पास हम लोग कई बार गए थे और पुलिस से हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे पास बाइट भी है, वो फोटो भी है। अगर मैं चाहूंगा कि वो फोटो बाइट युवती के पिता का चल जाता तो साफ तौर पे पूरा मामला क्लियर हो जाता, लेकिन युवती के पिता ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि पुलिस ने मारूफ को गिरफ्तार किया। मारूफ को गिरफ्तार करने के बाद उसे छोड़ दिया। एप्लीकेशन भी दी गई थी, एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिन पहले युवती ने उस युवक के ऊपर आरोप लगाया था कि हमको जबरन पकड़ के ले गए खेतों में, मेरे साथ दुष्कर्म किया, मुकदमा लिखा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल अब इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन
जो लीलापुर थाने से पुलिसकर्मी आए थे, उन्होंने दबे मन से ऑफ द रिकॉर्ड मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने दबे मनों से और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मारूफ पकड़ लिया गया है, लेकिन उसको तब पकड़ा गया है जब 12:55 के आसपास व्यक्ति ने जहर खाया और 1:30 के आसपास से मारूफ को पकड़ा गया है। अब सबसे बड़ा सवालिया निशान पुलिस के ऊपर खड़ा होता है कि कुछ दिन पहले जब मुकदमा पंजीकृत हो चुका था और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, तब भी आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल है निशान लीलापुर के SHO के ऊपर, मनोज पांडे के ऊपर खड़ा होता है कि और वहाँ के CO जो आशुतोष मिश्रा हैं, उनके ऊपर खड़ा होता है। क्या किस तरीके से मैनेजमेंट में लगे हुए थे कि दुष्कर्म का मामला है, पूरा मैनेजमेंट के में लगे थे? मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि गिरफ्तारी कब हुई है। पुलिस ने गिरफ्तारी 11 बजे की दिखाई है और लेकिन जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं वो 1:30 के आसपास के बता रहे हैं कि उसको पकड़ा गया है, उसी के घर से उसको पकड़ा गया है। लेकिन मैं पुलिस के ही बयानों पे चलता हूँ और उसके बाद साफ तौर पे युवती ने 12:55 पे जहर खाया है, 3:30 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई है और उसको जेल भेज दिया गया है आरोपी को। लेकिन जो कार्रवाइयां प्रतापगढ़ में चलती हैं उसपे सवालिया निशान खड़े होते हैं। ये भी युवती के पिता ने बताया कि हमने उसकी शादी अंतु थाना के अंतर्गत जो है तय करवाई थी। नवंबर में उसका विवाह था और मारूफ ने उसके होने वाले ससुराल में उसके होने वाले पति को भी जाकर के धमकियां दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। पिता ने यह भी आरोप लगाया कि वीडियो बनाया हुआ है, दुष्कर्म का वीडियो बनाया है, उसको लगातार ब्लैकमेल करता था। पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके हम लोगों के ऊपर कट्टा लगा दिया गया था। आरोप काफी लगे हैं, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई सवालिया निशान खड़े होते हैं। हाँ, एक युवती ने अपनी जान खो दी, अब उस परिवार को क्या होगा ये फिलहाल जांच का विषय है। अब ये छन के बाहर आएगा 1 से 2 दिन के अंदर ही कि आखिर ये जान कैसे गई, कि मारूफ इसका उस युवती का हत्यारा है या परिवार वाले ही हत्यारे हैं। अखंड। अब ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि जिसकी जान चली गई उसे वापस तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि सवाल खड़े होते हैं, ऐसे ही सवाल खड़े होते हैं कि समय रहते पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है। अगर समय रहते कार्रवाई करती तो शायद आज उस युवती जिंदा होती, उसकी जान जाती ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब लोग जाते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं, कार्रवाई के नाम पर कुछ कार्रवाई होती है, पर उस कार्रवाई का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता कि कोई किसी की जिंदगी बच सके। तमाम ऐसे मामले हैं और राजधानी लखनऊ से एक जुड़ा मामला है, जहां पर एक युवक लगातार एक युवती को परेशान करता है, उसकी फेक आईडी बनाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस के पास सारे तंत्र हैं पता लगाने के लिए कि किस जगह से कौन से आईपी एड्रेस से बना है, कौन वो प्रोफाइल चला रहा है, किसने प्रोफाइल बनाई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी जानकारी साझा करना भी पुलिस उचित नहीं समझती है। किसी को लगातार कोई ब्लैकमेल करता है या परेशान करता है किसी भी प्रकार से, क्योंकि आजकल डीप फेक का जमाना है और तमाम इस तरीके के संसाधन उपलब्ध है, एआई जनरेटेड वीडियोस बन जा रहे हैं और किसी को भी अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए किसी भी तंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पुलिस कई बार इस मामले में शिथिल हो जाती है। उच्च अधिकारियों से जब तक शिकायत नहीं की जाती है, तब तक कार्रवाई नाकाफी होती है। इसके पीछे वजह भी बताई जाती है कि पुलिस बहुत कम है, उसके पास काम बहुत ज्यादा है। कभी उसको ट्रैफिक भी संभालना होता है, कभी वीवीआईपी मूवमेंट भी संभालना होता है, कोई कार्यक्रम है उसको भी संभालना होता है और तमाम जो घटनाएं घटित होती हैं उसको भी सुलझाना होता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई शिकायत पहुंचती है और अगर समय रहते उस पर कार्रवाई पुलिस वाले कर देते हैं, तो शायद इस तरह की घटनाएं ना घटित हो। लेकिन कैसे ऐसे इस तरीके से कोई युवक किसी को बदनाम करने के लिए किसी को परेशान करता है, उसको ब्लैकमेल करता है, उसके पिता पुलिस में जाकर शिकायत भी करते हैं और जब वो लड़की जहर खा लेती है, जब उसकी स्थिति मरणासन की पहुंच जाती है, तब जाकर के पुलिस उस युवक को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करती है तो क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा दिनों तक जेल में रहेगा? क्या उसकी वापसी, क्या उस लड़की की वापसी हो जाएगी? क्या वो जिंदा हो जाएगी? उसके परिवार वालों को न्याय मिल पाएगा? तमाम ऐसी घटनाएं घटित होती है, लेकिन आखिरकार पुलिस क्यों लापरवाह बनी रहती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल अखंड, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सवालिया निशान खड़े होते हैं। प्रतापगढ़ पुलिसिंग की लगातार मैंने आपको बताया भी है और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब 3:30 बजे के आसपास उसकी मौत होती है तो मीडिया सेल में एक प्रेस नोट डाली जाती है। तकरीबन मुझे एग्जैक्टली समय नहीं याद है, 4 से आसपास प्रेस नोट डाली जाती है। धर्म परिवर्तन, SC/ST और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी मारूफ उर्फ परवेज पुत्र अकील को गिरफ्तार किया गया।
अब सोचिए ये गिरफ्तारी, उसके बाद जब मौत हो जाती है, हम लोग अपने शॉट्स लेने लगते हैं, हम लोग बाइट लेने लगते हैं, तो जो वहाँ के जो उस सर्कल से दरोगा और सिपाही लोग आए होते हैं, तो वो लोग बताने लगते हैं कि भैया प्रेस नोट रिलीज़ हो चुकी है, मारूफ को गिरफ्तार करके हम लोगों ने जेल भेज दिया है ऑलरेडी। इसकी घटना से पहले ही हम लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। और ये भी सवाल निशान खड़े होते हैं कि क्या 1 महीने पुलिस पहले को ये क्या मुकदमा पुलिस क्या ज्ञानेंद्र एक ही सवाल है, क्या पुलिस के पिता ने क्या शिकायत उस युवती के जहर खाने के बाद की थी? क्या उतने ही घंटे में पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार भी कर लिया, उसको सलाखों के नहीं, पीछे भेज दिया, फिर थोड़ी देर में प्रेस नोट भी जारी कर नहीं, दिया? अरे भैया इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय होगा, उसके पिता ने पहले भी शिकायत की होगी, उस पर क्या कार्रवाई हुई? अगर कार्रवाई हुई होती तो क्या इस बिल्कुल, तरीके से युवती जहर खा के अपनी जान दे दी होती उसने? सवाल यही खड़ा बिल्कुल होता है, वही क्या से बढ़कर नहीं है क्या? धर्म परिवर्तन की बात हो लगातार योगी सरकार और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, और अगर इस तरीके से एक युवती को अपनी जान देनी पड़े न्याय के लिए और वो युवक आजाद घूम रहा है, आजाद पंछी की तरह, तो सबसे बड़ा सवाल है क्यों घूम रहा है वो? क्या कारण था कि उसकी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? क्या उसको वापस ला पाएंगे प्रतापगढ़ पुलिस वाले? ला पाएंगे उस परिवार को न्याय दिला पाएंगे? कैसे दिलाएंगे न्याय? बिल बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्याय की गुहार वो लोग आज से नहीं 3 महीने पहले से भी कर रहे थे। 3 महीने से लगातार थानों के चक्कर काट रहे थे। एक समय बता रहा हूँ जो युवती के पिता ने बताया हम लोगों को कि 2.5 से 3 महीने से लगातार हम लोग चक्कर काट रहे थे। लड़के के परिवार के पास भी गए थे, वहाँ पे भी हम लोगों को धमकी दी गई। थाने में कई बार गए, थाने में हम लोगों को धमकी दी गई, युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, मुकदमा लिखने में लेट हुआ। और उसके बाद ये तकरीबन मुकदमा जो लिखा गया है 15 से 20 से 25 दिन पहले, एक समय आपको बता रहा हूँ, इसके पहले ये मुकदमा लिखा गया था। और आखिर सबसे बड़ा सवाल निशान खड़े यही होते हैं कि कल ही क्यों गिरफ्तार किया गया। और जो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, जो पुलिस सूत्र हैं हमारे पास वो ये क्लियर कर रहे हैं कि ये पूरी की पूरी घटना होने के बाद इस मारूफ को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ा सवाल निशान, अगर पहले ही गिरफ्तारी कर लेते तो शायद आज वो युवती जिंदा होती, इससे कठोर कार्रवाई कर सकते थे। देखा गया है कि छेड़छाड़ के मामले में और यही तो रेप के कारण मामले है, में यही ज्ञानेंद्र, रे यही दिक्कत है कि इतने बड़े मामले में जिसके पिता और अगर अगर वो लड़की जब जिंदा थी वो भी आरोप लगा रही थी दुष्कर्म का, तो ऐसे में एक अपराधी क्यों बाहर घूम रहा था? सबसे बड़ा सवाल यही है। किस तरीके से रायबरेली में एक युवक की कुछ लोगों ने हत्या कर दी, पुलिस पहले ही अगर उस पर कार्रवाई करती तो शायद उस तरह की उसकी हत्या नहीं होती, आज वो जिंदा होता। उस परिवार वालों को नौकरी दे देने से, कुछ मुआवजा दे देने से उसे वापस ला पाएंगे आप? उसकी पीड़ा को, जो दर्द है उनके परिवार वालों को, क्या उसे दूर कर पाएंगे आप? लेकिन ना जाने क्या होता है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है किस बात का इंतजार करते हैं। ऐसे कई मामलों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले थे, किसी की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब सच में कोई पिता या कोई व्यक्ति जाकर के आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की बात करता है, एफआईआर दर्ज करने की बात करता है, उसके साथ दुष्कर्म की बात करता है, तो इतना वक्त लग जाता है। और जब इस तरीके की कंडीशन आ जाती तब, जब उसकी मौत से कुछ घंटे पहले युवक को गिरफ्तार किया जाता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, उसको वापस नहीं ला पाएंगे आप। और सबसे बड़ी बात है, दर्द की बात है, उस परिवार से पूछिएगा जाकर के जिसने अपनी बेटी खोई हो, उससे पूछने वाली बात है। और बिल्कुल पूछने में कोई गुरेज नहीं है कि आखिरकार आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। अगर किसी के पिता ने एक शिकायत की हो, कंप्लेंट की हो, क्या आपने उसको मरने के लिए छोड़ दिया था? उस युवक को गिरफ्तार करने में इतना वक्त लगा दिया कि गिरफ्तार करने से पहले उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। क्योंकि इसका सवाल का जवाब कौन देगा? क्या उन दोषी कार्रवाई पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी, या फिर उस दोषी को एक बता दिया जाएगा कि हाँ प्रेस नोट जारी कर दिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया? ऐसे तमाम लोग जेलें जेलें भरी पड़ी हैं ऐसे अपराधियों से। इनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं, किस तरीके की सोच रखते हैं ये, इनको डर है ना, इनको एनकाउंटर का डर है ना किसी चीज का डर है, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस को किसी भी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। पुलिस को कई सारे क्लूज चाहिए होंगे, कुछ एविडेंस चाहिए होंगे, और तमाम इस तरीके की बातें आती हैं निकल करके। तब भी समझ से परे है कि आखिरकार पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती है, क्यों अपराधी कुर्की के बाद भी लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार क्या समझ है? समझ से परे है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो इस वक्त बेहतरीन कार्य कर रही है अपराधियों को पकड़ने में, एक एक करके चुन चुन करके उन तमाम बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ चुनिंदा और छोटे अपराधी जो एक कहते हैं ना कि अभी निकले ही है मैदान में, और इस तरीके का उनका हौसला है कि वो किसी के भी पिता को, अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर कट्टा तान देता है, उसकी जहां शादी तय होती वहां पर पहुंच जाता है, धमकी देता है, और अगर पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है और उस युवती को अपनी जान दे करके इस पूरा का पूरा मामला खत्म करना पड़ता है, तो अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, कौन दोषी है, ये तो निकल करके बाद में आएगा। लेकिन अगर ये सारी घटना पहले घटित हो चुकी है, उसके पिता ने कंप्लेंट की थी,
तो कम से कम उस पर कार्रवाई की जाती, तो शायद आज वो युवती हम सबके बीच में होती, अपने परिवार वालों के साथ होती, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, जिसका नतीजा शायद यही होता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छी कार्रवाई करती है, ऐसा नहीं कि सारे पुलिस वाले बेकार है, सब काम नहीं करते। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं प्रतापगढ़ पुलिस भी बेकार है, वो भी अच्छी है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी नाकामी करती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना घट जाती है, छोटी सी घटना बड़े में तब्दील हो जाती है, और यही कारण है कि आज एक युवती, एक बच्ची को अपनी जिंदगी समाप्त करनी पड़ती है। फिलहाल यानी इस पूरी घटना पर जरूर वहां के उच्च अधिकारियों से बातचीत कीजिएगा, उनका क्या वर्जन है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। रजनीकांत हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीकांत, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आपको बता दें आज जनपद मैनपुरी में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने एसआई को लेकर साफ स्पष्ट रूप कर दिया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जो नाम थे वह 2025 की मतदाता सूची में शामिल होंगे और उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी 2003 की मतदाता सूची में नाम थे, जो नहीं है अब है, तो वो 2025 की सूची में शामिल हो जाएंगे, उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डीएम ने बताया कि घर घर जाकर बीएलओ घर घर जाकर वोट बनाएंगे और जिनके भी मतदाता सूची में वोट नहीं है उनको जाके जोड़ेंगे और सत्यापन भी करेंगे, नए वोट भी बनाएंगे। और उन्होंने बताया, साफ स्पष्ट रूप कर दिया है कि बगैर आईडी प्रूफ के कोई वोट नहीं बनेगा, उनको आईडी प्रूफ देंगे। उन्होंने 13 बिंदु बताए हैं जिसके तहत नए वोट बनाए जा सकते हैं और जो मतदाता सूची में भी जोड़े जा सकते हैं। रजनीकांत जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो रही है और जहां पर आप हैं, उन्होंने ही विरोध किया है। सबसे बड़ी बात है, एक बड़ी फैमिली और राजनीतिक परिवार, बड़ा परिवार है, उसने एसआईआर का विरोध किया। और वहीं से आप बता भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं डीएम ने आदेश भी दे दिया, क्योंकि 4 नवंबर से शुरुआत है और 1 महीने के भीतर जो तमाम जो बीएलओज है जिनकी जिम्मेदारी है, वो 1 महीने के अंदर जो ये मतदाताओं के नाम हटाने हैं या जोड़ने हैं उसको लेकर के रिपोर्ट तैयार करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 70% लोग तो बचे रहेंगे, जिसका आधार है, डीएम ने कहा भी है कि 2003 में जिसका नाम दर्ज था वो दर्ज रहेगा ही रहेगा। 30% लोगों को लेकर के तो चीजें, कई आपत्तियां हैं या फिर जो भी चीजें होंगी वो निकल करके सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, योगी सरकार में मंत्री ने बोला है कि जो एसआईआर को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का जो बयान है वो देश विरोधी बयान है। कहीं ना कहीं उसका एसआईआर का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के चीफ। तो आखिरकार वजह क्या है? क्या पुनर्निरीक्षण नहीं होना चाहिए? क्या दिक्कत है इसमें? अगर वोटर्स हैं, अगर सही है तो उनका वोट से नाम थोड़ी ना हटा दिया जाएगा और वैलिड वोटर से उनके नाम जोड़े भी जाएंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्यों आखिरकार इस पर बयानबाजी हो रही है, इसका विरोध जताया जा रहा है? समझ से परे क्या कारण है? आखिरकार लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, यह भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जहां पर आप हैं वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो वहां के लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं? यहाँ के लोगों का कहना है कि जो हमारे वोट थे उनको काट दिया गया है, उनको दोबारा जोड़ा जाए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका कहना है कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग ही इन वोटों को कटवाए रहे हैं, जिससे कि समाजवादी पार्टी की 2027 में चुनाव जब होगा तो सत्ता न आए। उनका कहना यही है। अब इतना आसान काम होता है क्या किसी का नाम कटवा देना जिंदा व्यक्ति का, या फिर किसी का नाम जोड़ना भी? देखिए, अगर आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो आपके नाम ना जोड़ने के पीछे भी बहुत सारी वजह है। और साफ तौर पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि किसी भी तरीके से किसी भी मतदाता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उसकी जगह पर उनके नाम जोड़े जा सकेंगे। पारदर्शी तरीके से पूरी की पूरी जो ये प्रक्रिया उसको अपनाया जाएगा या किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई नियम कायदा कानून आता है तो उस पर लोग इस तरीके के सवाल क्यों खड़े करते हैं? कैसे नाम काट दिया जाएगा? अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो कैसे आपको मरा हुआ घोषित कर दिया जाएगा या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या आपको मतदाता होने से रोक दिया जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? ये क्या संभव है? क्योंकि तमाम लोग इस तरीके के आरोप लगते हैं, क्योंकि देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। उस जगह पर पक्ष के भी लोग होते हैं, विपक्ष के भी लोग होते हैं। और कई बार हमारे भारत में, कई बार क्या, हर बार देखा गया है कि जो लोग एक कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं उसी को लोग आगे मान करके आगे बढ़ा देते हैं कि हाँ ये बात सही है, जबरदस्ती वोट काट दीजिए। क्या ये संभव है कि किसी का वोट काट दिया जाएगा, किसी का नाम हटा दिया जाएगा? क्या आपके दृष्टिकोण से, आपने भी देखा है लोग इस तरीके की बातें करते हैं, तो क्या ये संभव है? जी अगर पक्ष के लोगों से बात की जाए तो पक्ष के लोग कहते हैं ये इन लोगों का झूठा फैलाया हुआ जाल भ्रम है, जिससे कि जनता को गुमराह किया जाए। और बीजेपी से की तरफ जो वोट अपने चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री फिर से बने, तो उन लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये पक्ष के लोगों का कहना है। कहीं ना कहीं ऐसे मामले में उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो मृत हो सबसे जाते बड़ी हैं बात है, वोट जब कोई बने रहते प्रक्रिया हैं। आती है, जब
जब कोई प्रक्रिया आती है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अहम हो जाती है। जो पक्ष होता है वो उसके सपोर्ट में बातें करता है और जो उसके पक्षधर होते हैं, चाहे वो जो भी लोग हों, वो उसके पक्ष में बात करते हैं और जो विपक्ष होता है वो उसका विरोध करता है और उसके जो पक्षधर लोग होते हैं वो भी इस पूरी प्रक्रिया का विरोध करते हैं। फिलहाल एसआईआर को लेकर के स्पष्ट रूप से जो चुनाव आयोग है उसमें स्पष्ट कर दिया कि पारदर्शी तरीके से नाम हटाए और जोड़े जाएं। साफ तौर पर कल इसको लेकर के बुधवार को जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक उनकी पार्टियों से कल बातचीत भी हुई थी और साफ तौर पर इस पूरी प्रक्रिया को समझाया भी गया था। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरी प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी या जो विपक्ष है वो किस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम करता है, क्योंकि किस तरीके से बिहार में कांग्रेस ने सरकार को घेरने का काम किया और लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सरकार को घेरने का काम करे इस मुद्दे पर। अब देखने वाली बात होगी एसआईआर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में किस तरीके का द्वंद्व फैलाने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए रजनीकांत। आदर्श हरदोई से जुड़ गए। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अगर आज हम बताना चाहें, आज दो खबरें हैं। सबसे पहले बताना चाहें कि 3 दिन से कंटिन्यू हरदोई जनपद में बरसात हो रही है। अभी भी हम बरसात में ही खड़े हैं, इसमें बरसात चल रही है और बरसात में जो धान की फसलें वो भी कहीं ना कहीं झुक गई हैं और उससे काफी किसानों का नुकसान भी हो रहा है। और अभी हम कल वो एक हरदोई से करीब 9 किलोमीटर दूर सर्रा गाँव में गए थे, वहां पर आलू की फसल बोई गई थी जिससे पानी की वजह से वहाँ किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, जो धीरे धीरे बारिश हो रही है। और दूसरी खबर हम ये बताना चाहेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा कट्टी आने वाली है। वहाँ हरदोई जिला के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी है, लगातार जो है यहाँ पर देखरेख कर रहे हैं कि किसी तरह कोई अपनी घटना न घटित हो। और कार्तिक पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए वहाँ सुरक्षा व्यवस्था एकदम टाइट कर दी गई है। और जो कट्टी आने वाले वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या पे लोग जाते हैं, वहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं। और वहीं पर अगर बात करें कार्तिक पूर्णिमा को लेकर तो राजघाट की जो साफ सफाई भी वहाँ पर करवाई गई और वहाँ पर दुकानें भी लगवाई गई हैं। और उसके बाद में जो पुलिस अधीक्षक है वहाँ हरदोई चाहे शहर हो, चाहे गलियां हो, चाहे चौराहा हो, सभी पर जाकर पुलिस अधीक्षक एवं शहर कोतवाल एवं चौकी इंचार्ज एवं सीओ के साथ मिलकर यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं पे किसी तरह कोई अपनी घटना न घटित हो। लेकिन ये जो मौसम का मिजाज है 3 दिन से लगातार जो है बिगड़ा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो है ठप होती नजर आ रही है। जी अखंड। बिल्कुल आदर्श, देखिए बिन मौसम बारिश ने कहीं ना कहीं खलल पैदा करने का काम किया और सबसे बड़ी बात है कि आम नागरिकों को तो दिक्कत है ही है इस बेमौसम बारिश से, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत हो रही किसानों को, उन अन्नदाताओं को जिनकी फसल या तो खेत में पड़ी हुई है या फिर जिन्होंने बुआई कर दी है आलू की। तो तमाम ऐसी जगह है, क्योंकि कल जिस तरीके से अमेठी में भी कुलदीप दिखा रहे थे कि बारिश की वजह से वहां के किसान परेशान है। अभी इंद्रवीर भी बता रहे थे, ज्ञानेंद्र भी बता रहे थे और आप भी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 31 जिलों के लिए तो ऑलरेडी अलर्ट जारी किया गया। सबसे बड़ी बात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और बारिश वाराणसी की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए सॉरी, तो हर जगह पर बारिश हो ही रही है, रुक रुक कर हो रही है। लखनऊ में भी 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और देर रात से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत की बात है और उन तमाम किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए जो इस वक्त जिनकी फसल खेतों में है या फिर जिन्होंने बुआई की है, सरकार को इसको लेकर के या प्रशासन ने इसको लेकर कोई बातचीत की है आदर्श? सॉरी। जी अखंड जी, हम बताना चाहते प्रशासन तो हमारी बात नहीं, लेकिन हम उन किसानों से जरूर कल मिले हैं, वहां पर खेतों पर जाकर उनसे मुलाकात की तो उनका कहीं ना कहीं रोज दिखाई दे रहा। अगर वो वहाँ किसानों की बात करें तो पहले यहाँ खाद को लेकर काफी किल्लत थी, जो डीएपी बहुत मुश्किल से मिल रही थी, लेकिन जिलाधिकारी जी जो थे वो अपना सारा जो लेटर है कि दिखला रहे कि यहाँ पर जो है खाद की पूरी तैयारी है, सभी को मिल रही है। लेकिन कुछ किसानों को अभी भी खाद नहीं मिल पाई है। और खाद उसके बाद में जब वहाँ पर उनके धान जब बड़े हो जाते हैं, धान को उसको लेकर जब जाते हैं गल्ला मंडी में, तो वहाँ पर बिचौलिए तैयार रहते हैं उनको धान को खरीदने के लिए, इससे भी उनको नुकसान होता है। तो क्योंकि अगर देखा जाए अन्नदाता ही हर जगह से परेशान किया जाता है। जी अगर सबसे बड़ी बात है आदर्श, कितनी बड़ी किसानों के सामने चुनौतियां हैं, अन्नदाताओं के सामने चुनौतियां हैं, ये समझ आता है। कभी पानी की किल्लत होती है, पता चलता है बारिश ही नहीं हो रही है, नहर में भी बारिश पानी नहीं है या फिर बोरिंग में भी पानी कभी कभी जो डाउन हो जाता है स्टेटस, उसकी वजह से उनको पानी नहीं मिल पाता है। दूसरी बात की जाए तो पता चलता है बिन मौसम इतनी बारिश हो जाती है कि उनकी फसल खराब हो जाती है, फिर खाद की दिक्कत होती है और फिर जब कटाई का समय आता है तो इस तरीके की दिक्कत आती है कि फिर बेमौसम बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत बन जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है किसानों के लिए। तो प्रशासन और सरकार को इस ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो भी उचित मुआवजा है या फिर जो भी उनके लिए उपयोगी कदम हो उसको उठाना चाहिए और इन किसानों, इन अन्नदाताओं को राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही हम सभी लोग भरपेट भोजन पाते हैं। और अगर इनकी
समस्या का समाधान नहीं होगा, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं भारत जो लोग हैं, जो लगातार जनसंख्या जहां बढ़ती जा रही है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जो भी प्रभावी कदम हो वो उठाने की जरूरत है और उचित मुआवजा इन किसानों को देने की जरूरत है, क्योंकि बेमौसम बारिश, खाद की किल्लत, पानी की किल्लत या बाढ़ जैसे हालात तमाम जगहों से जब उबर पाते हैं, तब हम और आपको यही अन्नदाता कड़ी धूप में बारिश झेल करके हम लोगों तक ये राशन पहुंच पाता है। तो सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो भी जरूरी कदम हो वो उनका उचित आकलन करके उनको मुआवजा देने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए संभल से। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है? झारखंड अगर संभल की बात करें तो जनपद संभल में दो बड़े शुगर मिल ऐसे हैं जो कि धामपुर की यूनिट के हैं, जिसमें एक यूनिट है अतमूली में तो एक है रजपुरा में। और जहां पर अगर बात करी जाए तो धामपुर की जितनी भी यूनिट हैं, चाहे वो मीरगंज में हो या बिजनौर में हो या फिर धामपुर में हो या असमोली में, सभी मिलों पर इनकम टैक्स की रेट जो कल लगभग 6 बजे 50 से 80 गाड़ियां लगभग असमोली शुगर मिल में पहुंची थी और कल सुबह से ही इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। अभी तक छापेमारी लगातार कंटिन्यू चल रही है खंड, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी तरह की कोई सूचना भी इनकम टैक्स की तरफ से, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई आई है। सीआरपीएफ के पुलिस भी तैनात हैं, वहीं सीआरपीएफ और पीएससी भी तैनात है। वर्करों को जो जरूरी वर्कर हैं उनको जाने दिया गया है और कल तो वर्करों को रोक भी दिया गया था। जो वर्कर अंदर थे वो अंदर ही थे, उनका मोबाइल भी ले लिया गया था, पर्स भी ले लिया गया था और उनको बाहर ना जाने की ताकत हिदायत दी थी। लेकिन बाद में जब बात हुई उनसे तो कहा कि चलो ठीक है, कुछ वर्करों को आने देंगे और जाने देंगे अखंड। अनिल, इस पूरी जो कार्रवाई है, जो इनकम टैक्स की कार्रवाई, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? क्या किसी तरीके कोई भ्रष्टाचार है? किस चीज की शिकायत मिलने पर इस तरीके से तमाम बड़ी कार्रवाई की जा रही है और तमाम इलाकों में मिलकर के एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है? तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? किसी तरीके की अनियमितता है, कोई भ्रष्टाचार का मामला है, क्या मामला है? शुरुआती जांच पड़ताल में किस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है? देखिए, शुरुआती जांच पड़ताल की अगर बात करें तो कल भी हम मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वीडियो फुटेज बनाने के लिए साफ तौर पर हिदायत दे दी गई थी। किसी तरह से वीडियो फुटेज हमारे पास में आए, लेकिन जो वर्कर थे उनसे कुछ पूछने की कोशिश करी तो ऑन कैमरा वो कहने को राजी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि इनकम टैक्स की चोरी के लेकर इस तरह की रेड लगी है कि इसमें जो असमोली शुगर मिल की जो धामपुर की यूनिट है असमोली शुगर मिल, वहां पर डिस्टिलरी स्टार्ट की गई थी 1-2 साल पे, जिसमें जो है देसी वो शराब बनती थी। हो सकता है, लेकिन अभी अखंड पूरी तरह से कोई सोर्स या कोई इस तरह की सूचना निकलकर सामने नहीं आ रही है जो कि पुख्ता जानकारी मिले कि किस वजह से जो है ये इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है अखंड। बिल्कुल अनिल, जब ये पुख्ता जानकारी हो जाए हमारे दर्शकों को जरूर साझा कीजिएगा और अपडेट बनाए रखिएगा, क्योंकि बड़ी कार्रवाई है। अगर कल से अभी तक है मौजूद वहां पर अधिकारी तो बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। आप बताना चाह रहे, कुछ बताइए। जी अखंड, जैसे अभी हमारे एक साथी थे मैनपुरी से, वो बता रहे थे कि एसआईआर जो है प्रदेश में और जगह जगह प्रदेशों में लागू हो रही है, हालांकि बिहार में लागू हो चुकी है, जिसको लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग का भी चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना यह है कि विपक्ष के वोटों को लेकर ही एक तरह से टारगेट किया जाना विपक्ष को, ये कोई सही बात नहीं है। और हमने इस चीज का मुद्दा मानसून सत्र में संसद में भी उठाया था और हमने इस चीज का विरोध भी करा था और हम अब भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि जो वोट पहले से वो अंकित हैं वो क्यों काटे जा रहे हैं। अगर कोई वजह निश्चित है, या तो वो वोटर यहाँ से स्थान दूसरी जगह चेंज कर चुका है या फिर किसी की डेथ हो चुकी है, अगर कारण सही है तो वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाए जाना चाहिए। लेकिन खास और खास विपक्ष के वोटरों को टारगेट करके और इस तरह से अगर वोट काटे जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत फिक्र की बात है। और चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग ने कहा, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसको लेकर फिर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखेंगे अखंड। सवाल ये है अनिल, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये सांसद जी क्या भविष्यवक्ता है क्या? इनको ज्यादा जानकारी है क्या? पहले ही कैसे बता दे रहे विपक्ष का वोट कटेगा? ये क्या उनके पास जानकारी, कोई पुख्ता जानकारी मिली है कि विपक्ष का वोट है वो कटेगा? ऐसे ये नेता बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो कम से कम इनको इतनी सूझबूझ तो होनी चाहिए ना कि कम से कम जो हम बोल रहे हैं उसका कम से कम कोई तर्क होना चाहिए, कुतर्क तो नहीं करना चाहिए। अभी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, 4 नवंबर से
इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। बिहार के तो है नहीं वो सांसद, यूपी से सांसद है, संभल से सांसद है, तो कम से कम जिस प्रक्रिया की अभी शुरुआत नहीं हुई है, मैं उसके लिए कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 4 नवंबर से शुरुआत होगी और पहले ही शुरू कर दिया आपने कि भैया विपक्ष के वोट काटे जाएंगे। विपक्ष का वोट क्या होता है? क्या जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ घोषित किया जा सकता है क्या जिंदा व्यक्ति को आप हटा देंगे क्या उसको? अगर कोई ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम जगहों पर पूरी प्रेजेंटेशन दी गई, प्रेजेंटेशन देकर के बताया गया, बाद में वही लोग उठ करके कह रहे हैं ऐसा तो है ही नहीं। तो आखिरकार इस तरीके के झूठे छोटी चीजें करने के लिए क्या मतलब है? अगर आपको समझ है, अगर कोई प्रक्रिया की शुरुआत होती है, अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने किसी तरीके की कोई गलती की है, पारदर्शी तरीके से नहीं कोई काम किया है, तो आप उसको चैलेंज कीजिए कोर्ट में। हमारे न्यायपालिका किस लिए बनी है? कि इसी तरीके से गुमराह करना है पूरे देश को। आप संसद बन गए हैं, सांसद बन गए हैं, संसद में बैठने लगे हैं, तो जो मन करेगा अपने हिसाब से बोलेंगे आप। अभी जिस प्रक्रिया चुनाव आयोग कौन है? सरकार के इशारे पे काम करने वाली, किसी पार्टी के इशारे पे काम करने वाली एक संस्था है। साफ तौर पर उसकी जिम्मेदारी बनती है, जिसका मन आता है जो भी बोल के चला जाता है। अरे कैसे आप इस तरीके से तय करते हैं? अभी इस प्रक्रिया की पूरी शुरुआत नहीं हुई और अभी से आपने बोला है विपक्ष की वोट कटेंगे। क्यों विपक्ष की वोट कटेंगे? एक कहावत कही जाती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्यों कहा जाता है? ये इसीलिए कहा जाता है ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी घटित होती हैं लगातार इस तरीके से हमारे देश में, लोग ना जाने कहां से आ जाते हैं। और अगर इसी तरीके से आते जाते रहेंगे तो इस देश की आबादी का क्या होगा? इस देश की जो व्यवस्था उसका क्या होगा? लगातार बाहरी जगहों से कोई ना कोई अव्यवस्थित होकर के भारत में चला आ रहा है और इसी की जांच पड़ताल के लिए पूरी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है कि 2003 में जो एसआईआर हुआ था वो एसआईआर मान्य है। तो 2003 तक का जो डेटा है वो तो है ही ना आपके पास। और अगर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, आप अभी सिम लेने जाते हो तो वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? कोई सिम लेने जाओ, अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो भी वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? इस तरीके से किसी भी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना, ये कौन सा चलन चल रहा है? पहले कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई उसका विरोध करना, ये कौन सा चलन चल रहा है? सांसद होने से क्या है, आपको किसी तरीके का राइट मिल जाता है क्या कि हर चीज पर सवाल खड़े करेंगे? अगर आपके मन मुताबिक कुछ नहीं होगा तो आप कुछ भी कहेंगे। क्यों करेंगे आप ऐसा? जेखंड, इस चीज को अगर सांसद से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि जो मेरा लोकसभा चुनाव हुआ था कि उस समय पर भी बीएलओ के द्वारा इस तरह की गड़बड़ियां की गई थी और मुझको फिक्र भी है और आशंका भी है। वहीं उन्होंने एक बात और कही कि अगर चुनाव आयोग इस तरह से दोबारा वो एफआईआर पे जांच करेंगे, बीएलओ भी आए हैं और नए बीएलए भी तैनात किए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग की लापरवाही सांसद जियाउर रहमान बट ने बताई है। उन्होंने कहा था कि अगर आप आपकी लिस्ट में और फर्जी वोटर गिनाएंगे तो जब ये फर्जी वोट पहले अगर किसी आधार पर बने हैं तो पहले भी लिस्ट में जो ये वोट दर्ज हुए हैं तो किसी न किसी आधार पर, किसी न किसी वैलिड सर्टिफिकेट के आधार पर ही लिस्ट में नाम दर्ज हुए हैं, तो क्यों अब उन नामों को काटा जाएगा? क्या पहले चुनाव आयोग को पता नहीं था? क्यों गलत इस तरह से लिस्ट बनाई? सांसद जियाउर रहमान बट का ये बयान था। अखंड, बहुत सारी चीजें गलत होती तो क्या उसको सुधारा नहीं जा सकता है क्या? सवाल तो ये भी है ना। अगर कोई चीज गलती हुई है तो सुधारा नहीं जा सकता है क्या? उसको सुधारने के लिए कोई प्रक्रिया तो होती है ना। कई बार जब आधार कार्ड बनता है और वोटर आईडी कार्ड बनता है, उसमें कहीं किसी की एज गलत हो जाती है, किसी के नाम के आगे कुछ लिख जाता है, किसी का सरनेम गलत हो जाता है, तो उसको सुधार करने की व्यवस्था होती है ना। अगर किसी वजह से किसी ने, बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी था कि फर्जी आधार कार्ड भी बने हैं, तो क्या उस आधार कार्ड को मान लिया जाए? मान लिया जाए, आधार कार्ड को मान लिया जाए? क्या किया जाए आप बताइए? अगर किसी सरकार ने या किसी अधिकारी ने अपनी पद का दुरुपयोग करते हुए किसी सरकारी जमीन को, या कहते हैं कि ग्राम सभा की जमीन को किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया और जांच हो बाद में, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए कि नहीं अब तो ये किसी प्राइवेट व्यक्ति की हो गई, छोड़ देना चाहिए, हम नहीं वापस करना चाहिए? क्या करना चाहिए? किसी सरकार के चुने हुए अधिकारी ने उस जमीन को वैलिड किया था ना। ऐसी तमाम जगह हैं जो अगर उठाए जाएंगे सवाल तो आपको समझ में आ जाएगा कि गलतियां, खामियां किससे होती हैं। ये सिस्टम की खामियां हैं जिसका खामियाजा पूरा कहीं ना कहीं जनता भुगतती है। यहां पर अकबर नगर कॉलोनी थी, इतनी बड़ी कॉलोनी बस गई थी, कहीं ना कहीं क्या वो सही थी, वैलिड थी? अगर वैलिड होती तो आज वो क्या सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट से उसको न्याय नहीं मिलता? वो क्या कॉलोनी गिरा दी जाती लखनऊ में? नहीं गिराई जाती। वो किसकी कमी थी? अधिकारियों की कमी थी। तमाम इलाके राजधानी लखनऊ में आज भी हैं, अगर आपको अनिल दिखाएंगे तो आज की डेट में उन जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतें बनकर के तैयार हो गई, बड़ी बड़ी कॉलोनीज हो गई जहां 100, 150, 200, 500 लोग रहते हैं। और अब कुछ विभागों के अधिकारी जागते कहते हैं तो सरकारी जमीन है, ये तो आवास विकास की जमीन है, ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन है, आप कहां सोते हैं? तो क्या मान लिया जाए जिन लोगों ने, भूमाफियाओं ने उस जमीन पर कब्जा करके जमीन को दे दिया गया, तो क्या उसे छोड़ दिया जाए? बहुत सारी खामियां हमारे सिस्टम में है। उस खामियों को दूर करने के लिए इस तरीके की प्रक्रिया लाई जाती है। और अगर आप सांसद हैं तो क्या आपके पास अधिकार है कि आप अपने मन से कुछ भी बोलेंगे, कोई भी सवाल खड़ा करेंगे?
किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का ही हो, अगर वो कोई सवाल खड़े करा तो उसकी भी गलती है, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। जिस प्रक्रिया का कहीं ना कहीं कम से कम कोई वैलिड दस्तावेजों के साथ कोई वैलिड डॉक्यूमेंट हो, वैलिड एविडेंस हो, आपको लगता है किसी सही व्यक्ति का नाम काटा गया है तो आप उसको सामने प्रूफ के तौर पर खड़ा कर सकते हो और न्यायपालिका में जा सकते हैं। बीजेपी की सरकार है, चुनाव आयोग बीजेपी का है, क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी बीजेपी की है? सब कुछ बीजेपी का है। इस देश के इतने परसेंट लोग जो आपके विरोध, बीजेपी के विरोध में वोट करते हैं, क्या वो भी बीजेपी के हैं? इस देश में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज को गलत ही बताया जाए बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के। और आप कोई ना कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन उठा देंगे, इस तरीके की आशंका जताई जा रही है कि ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? अगर कोई एविडेंस है, आपके पास कोई प्रूफ है, और अगर आपके पास प्रूफ है कि वैलिड लोगों को, फर्जी मतदाताओं को या मेरे वोटर्स को काटा गया है, तो आपने कोर्ट में जाकर के इस तरीके की बात रखी कि हमारे वोटर्स को हटाया गया है, इन वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया, क्यों नहीं किया गया ऐसा? सवाल ये खड़ा होता है अनिल। और लगातार इस तरीके से राजनीति करने वाले नेता इस देश को गुमराही करने के, इस देश की जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करते। कोई 10,000 में वोट खरीदता है, कोई कह रहा है कि हम सबको नौकरी दे देंगे, पता ही नहीं, आधार ही नहीं पता है कि आधार है कि नहीं है। आधारहीन बातें करना है, बस सबको नौकरी देंगे। और इस देश की भोली भाली जनता इतनी मूर्ख है कि नेताओं से पूछती ही नहीं कि आखिरकार वोट ले रहे हो, जीतोगे तो कैसे हमको दोगे, कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी हर परिवार से लोगों को, इसका कोई अता पता नहीं है। शायद यही कारण है कि यहाँ पर उन लोगों पर, इस देश की जनता पर वो लोग राज करते हैं जो अपने मन मुताबिक जो चीजें करते हैं। कोई खाने पर बिक जाता है, कोई किसी चीज पर बिक जाता है, कोई तमाम चीजें, इस तरीके के आरोप लगते रहे जनता के ऊपर, लोग ये नेता लगाते रहते हैं, प्रशांत किशोर हो या कोई भी हो, या फिर बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या आरजेडी हो, कोई भी दल हो, आरोप लगाता रहता है कि वो इनकी ये मत लेना, उनसे पैसा लेना, वोट हमें दे देना, उनकी सुविधा का लाभ ले लेना। तो तमाम ऐसी चीजें, फिलहाल ये जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, ये पारदर्शी ढंग से कराने के लिए इसको लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई है। अब क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल नेता है और अपने हिसाब से ही वो चीजों को बताने का काम करते हैं और यही चीजें साफ तौर पर देखी जा सकती है। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर के, एसआईआर को लेकर के बिहार में देखने को मिला और अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता भी साफ तौर से देखे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो पार्टी का मुखिया है वो भी विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वर्कर्स है, सांसद है, विधायक है, एमएलसी जो भी है, वो भी इसका विरोध करते हुए या पुरजोर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उनके आवास पर गन्ना किसान मिलेंगे। गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी राहत दी थी योगी सरकार ने, 30 रुपए की मूल्यों में वृद्धि की थी। और गन्ना जो मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, उनके साथ गन्ना किसान जाकर के सीएम योगी के आवास पर मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए वो उनसे उनकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि एक बड़ी राहत दी है, बड़ा फैसला लिया योगी सरकार ने। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है गन्ना किसानों के लिए। एक अंतिम खबर आपको बता दें, 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो गई है, लेकिन बिन मौसम बारिश की वजह से श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो तमाम श्रद्धालु हैं, उनके हौसला पूरी तरीके से बरकरार है, उनके हौसले में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। छाता हो या फिर होर्डिंग बैनर हो या कुछ भी हो, वो लगातार अपनी परिक्रमा पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं जल भराव भी है, कहीं कीचड़ भी है, उसके बावजूद उनके हौसले में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। 14 कोसी परिक्रमा के 24 घंटे के बाद 5 कोसी परिक्रमा होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं। 10 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर के पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर बना हुआ है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।